हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो हमारा है जो एचएसएससी प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो हमारी चल रही है सीईटी की, उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। दो प्रैक्टिस सेट इससे पहले डाल चुके हैं और प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप उन वीडियो को देख लेना। ठीक है, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो वीडियो करवा रहे हैं ये आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और जो पीछे एग्जाम हो चुके हैं उनके ही ये क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, और जिनको भी इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर कूल बॉय कुलवीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च करें और चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पे डाले जाते हैं, और जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलता है। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, ज्यादा समय आपका खराब करेंगे नहीं। आज का जो पेपर करवा रहे हैं ये 21/10/2023 को एग्जाम होता है आपका ग्रुप डी का, तो इसका सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन आपको खोल के करवाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और आपके जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो इसका भी आप ध्यान रखें क्योंकि आपके फायदे की बात है। उसके बाद है अपम पट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से। तो ऐसे जो हैं ये आपके केरल राज्य के खाने हैं दोस्तों। ठीक है, केरल के प्रसिद्ध भोजन में कई शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन शामिल हैं। यहाँ के भोजन का एक प्रमुख हिस्सा नारियल है। नारियल सबसे ज्यादा मिलता है दोस्तों केरल में। केरल अपने मसालों के लिए जाना जाता है। मालाबार बिरयानी, इंडियप्पम और अंडा करी, डोसा, सांबरी, अप्पम, पालप्पम, पुट्टू, कडाला करी, केरल स्पाइसी चिकन आदि खाद्य पदार्थों का संबंध किससे है? केरल से है दोस्तों। उसके बाद भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो भारत को 1947 में हुई थी, सभी को पता है दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था दोस्तों। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने स्वीकृत किया, जिसका उद्देश्य क्राउन से भारत और पाकिस्तान के नए स्वतंत्र प्रभुत्वों को सत्ता हस्तांतरित करना था। उसके बाद जनसंख्या दो जनगणना सॉरी जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, तो कितनी है दोस्तों भारत की साक्षरता दर? भारत की साक्षरता दर है 74.04। इन्होंने ऑप्शन में कौन से में भी नहीं दिया था, तो ये स्टार मार्क करा था। ठीक है, इसको 74.04 भारत में साक्षरता दर है, जिसमें पुरुषों के लिए तो 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46। ठीक है, भारत के राज्यों में केरल में 2011 में 93.91 के साथ साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, जैन भारत में सबसे साक्षर समुदाय है। कौन सा समुदाय? जैन समुदाय सबसे साक्षर है। एक ही क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। उसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? तो पृथ्वी की अगर त्रिज्या की हम बात करते हैं तो ये आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी के केंद्र से उसके सतह तक की दूरी है, जो कि लगभग 6371 किलोमीटर, यानी कि 3.959 मील इतनी है। यह पृथ्वी के गोले की औसत त्रिज्या है। इस संख्या का प्रयोग खगोल शास्त्र और भूविज्ञान में होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 6371 किलोमीटर। उसके बाद है ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके जेम्स मिल दोस्तों। ठीक है, जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक लिखी है। जेम्स मिल जो है स्कॉटलैंड के इतिहासकार हैं, दार्शनिक भी है, राजनीतिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृत, कला, चरित्र और भारत में कानून पर एक पुस्तक है। इस पुस्तक में मिल ने व्यापक सैद्धांतिक ढांचे के भीतर भारत पर होने वाले हमलों के बारे में बताया। कौन सी पुस्तक में? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक ये पुस्तक लिखी है जेम्स मिल ने, और एक ब्रिटिश भारत का इतिहास ये लिखी है, तो याद रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? स्वतंत्र भारत के पूछा है तो ये हो जाएंगे सी गोपालाचारी दोस्तों। प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की अनुपस्थिति के दौरान अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी को अस्थायी रूप से पद संभालने के लिए चुना गया, इसलिए वह भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद नेक्स्ट सीई। सीई का क्या मतलब होता है? सीई का मतलब होता है दोस्तों कॉमन एरा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एडी होता है आपका, देखिए एडी का अर्थ ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से है, जबकि बीसी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले से। ठीक है, तो एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। एडी को दूसरे नाम से जाना जाता है सीई, ठीक है, यानी कि कॉमन एरा, और बीसी का नाम है बिफोर कॉमन एरा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया है। याद रखना एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, और बीसी का ही भाग आपका कौन सा है, एडी का कौन सा है, तो ये याद रखना है। उसके बाद 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से देखिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या था? नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। ठीक है, ये आपका 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष इस योजना की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई? तो 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। ये एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। ये पूछ लेते हैं कई बार, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से संबंधित है दोस्तों। ये यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन कौन से रोग हैं? देखिए तपेदिक है, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस और खसरा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य सन 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना या उन्हें टीका नहीं लगे थे। ठीक है, उसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। और इस दिवस की शुरुआत जो है 1972 से हुई थी दोस्तों, ये भी याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है इसमें। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका पर्यावरण। पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है, परि और आवरण। इनका मतलब क्या होता है? जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा और हमारे तरफ हमेशा व्याप्त होता है। उसके बाद है माँ प्रोग्राम चला था, MAA प्रोग्राम। ये इसका क्या मतलब था? ये देखिए, माँ प्रोग्राम का मतलब है दोस्तों माँ का संपूर्ण स्नेह। ऑप्शन ए हो जाएगा, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। 5 अगस्त 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन यानी कि मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन MAA नामक एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह महिलाओं द्वारा बच्चों को स्तन पान कराने को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद लुगदा। लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? लुगदा आपका एक दुपट्टा दोस्तों। छत्तीसगढ़ में दुपट्टा है जिसका नाम है लुगदा। छत्तीसगढ़ में जो पुरुष हैं वो सामान्यतः धोती कुर्ता गमछा पहनते हैं और सिर में पागा यानी पगड़ी इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही पैरा में एक विशेष प्रकार का जूता पहनते हैं जिसे बधई कहते हैं। जूते का नाम है बधई। महिलाएं सामान्यतः साड़ी, ब्लाउज, पोलखा, ठीक है, ब्लाउज को बोलते हैं पोलखा, ये पहनती है। कहाँ की बात है ये? छत्तीसगढ़ की। उसके बाद जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका दिल्ली के अंदर दोस्तों। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में स्थित भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्तर हासिल है। यह नई दिल्ली के दक्षिण क्षेत्र के ओखला में यमुना के किनारे स्थित है दोस्तों। जामिया मिलिया इस्लामिया इसकी स्थापना महमूद हसन देवबंदी की अध्यक्षता में 29 अक्टूबर 1920 को की गई थी दोस्तों। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन किया जाता है? तो ये है आपका MDM, मिड डे मील जिसको हम बोलते हैं। इसकी शुरुआत जो 1995 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में जो पहली से 8वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। और 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है, जिस मतलब PM पोषण योजना भी इसको बोलते हैं। इसको मिड डे मील को 1995 में ये शुरू हुई थी। और
क्या टारगेट था इसका? 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चों को पका हुआ भोजन देना। उसके बाद बिहू। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है आपका असम में दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा असम में है रोंगाली या बोहग। ठीक है। ये बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। दूसरा है कोंगाली या फिर कात्ती, जिसको बोलते कोंगाली या कात्ती बिहू, ये अक्टूबर में मनाया जाता है। और तीसरा है भोगाली, भोगाली सा माघ, ये मनाया जाता है जनवरी के अंदर। ठीक है। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है आपकी डायलिसिस, अपोहन जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। डायलिसिस क्या होता है? रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे हो। गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है, वीडियो को जरूर से शेयर कर दें और लाइक भी करें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक आवास नहीं है? तो इनमें से तालाब जो है, मरुस्थल, वर्षावन, घास के मैदान, तीनों प्राकृतिक आवास हैं तालाब को छोड़ करके। ठीक है। स्थलीय आवास प्रकारों में वन, घास के मैदान, आर्द्र भूमि और रेगिस्तान शामिल है। इस व्यापक बायोम के भीतर अलग अलग जलवायु प्रकार, तापमान व्यवस्था, मिट्टी, ऊंचाई और वनस्पति के साथ साथ अधिक विशिष्ट आवास प्रकार हैं। ठीक है। उसके बाद अस्थायी यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान की अस्थायी यूनिट क्या है? तो ये हो जाएगी आपकी किलोग्राम दोस्तों। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप यूनिट देख लेना, विद्युत आवेश की कूलाम होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की टेस्ला होती है, तापमान की केल्विन होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। और ये हमने बता ही दिया, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और इसका परिणाम होता है द्रव्यमान की अस्थायी इकाई किलोग्राम। तो एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन रहे हैं। एक लड़का जो है समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? तो इसकी बात करें, देखिए यह डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। ओपी दे रखे इन्होंने 50 सेंटीमीटर, तो पी आपने यहाँ से निकालना है। ये दर्पण होता है। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण के सामने वस्तु की दूरी के समान होती है, इसलिए ओपी भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 50 हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान की प्रक्रिया में उष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो किसके अंतरण हेतु? विकिरण, ये ऑप्शन हो जाएगा। विकिरण में उष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें स्थानांतरण तापीय उत्सर्जन के माध्यम से होता है। सूर्य से हमारी पृथ्वी पर आने वाली उष्मा विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। उसके बाद बीमारियां दी गई हैं जो कि जल से होने वाली बीमारियां, दो बीमारियों के नाम है, कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो टाइफाइड है, दूसरी है मेनिंजाइटिस। ये मस्तिष्क से संबंधित होती है, ये जल से होती है आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रोग है हैजा, किससे होता है? भोजन और जल। टाइफाइड भोजन और जल, यकृत भोजन और जल, मेनिंजाइटिस दूषित जल, इन्फ्लुएंजा वायु से वायु, क्षयरोग टीबी जिसको बोलते हैं वायु से वायु, मलेरिया मच्छर के काटने से। ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद है सही सुमेलिन करना है। पत्रदल होता है पत्ती में, पंखुड़ी होती है पुष्प में, स्त्री केसर होता है अंडाशय में, और विष प्रतिलता होती है कमजोर तने में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद खालिस्तान की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, किसकी कमी से होता है दोस्तों? B1 की कमी से। और विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन। ठीक है, ये देखिए थायमीन नाम है। और B1 एक विटामिन है जिसका वैज्ञानिक नाम थायमीन हाइड्रोक्लोराइड है। शरीर में इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों। और जो B1 है मुख्यतः गेहूं के आटे, चावल, दाल, साबुन, साबुत अनाज सॉरी, ठीक है, सोयाबीन, नट्स, अंडा, फूलगोभी, मटर, आलू आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन है ये? B1। सी का यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? ए का रेटिनॉल, सी का स्कॉर्बिक एसिड, और डी का आपने कमेंट करके बताना है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? बात करें यहाँ पे, तो मछली की विशेषता देखिए, लंबी लीड की हड्डी और बेलनाकार शरीर, ये नहीं है। बाकी मीन पक्ष की उपस्थिति, गिल की उपस्थिति, शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिरों और पूंछ का छोटा होना, ये तीनों सही है।
ठीक है, यहाँ पे इनकी विशेषता दी गई है। उसके बाद हेपेटाइटिस ए जो है, ये बीमारी का कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों विषाणु, वायरस। तो वायरस के कारण होती है। विषाणु जनित रोग है जो कि लीवर में सूजन का कारण बनता है। यह संक्रामक रूप से दूषित भोजन या पानी से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस ए का टीका लगवाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है भूकृमि अपने खालिस्तान से श्वास लेता है। किससे लेता है भूकृमि? ये लेता है, आपका देखिए, विभिन्न जीव सांस लेने के लिए विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। मछलियां गलफड़ों से सांस लेती है। केंचुआ अपनी नम त्वचा का उपयोग करता है। उभयचर सरीसृप और स्तनधारी फेफड़े फेफड़े नामक संवहनी त्वचा से सांस लेती है। ठीक है, तो मछलियां किससे लेती हैं? गलफड़ों से। केंचुआ किससे लेता है? त्वचा से। उभयचर और सरीसृप और स्तनधारी जो है वो फेफड़ों से। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? यीस्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों अल्कोहल में, अल्कोहल के उत्पादन में। यीस्ट जो है कवक जगत के अंतर्गत आता है। यह मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित किया जाता है। यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल, शराब और एसिटिक अम्ल के बड़े पैमाने उत्पादन के लिए किया जाता है। उसके बाद है वर्ष 2016 में भारत सरकार ने खालिस्तान नामक मिशन आरंभ किया, जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। तो ये था स्वच्छ भारत दोस्तों, ठीक है, 2016 में ये शुरू किया गया स्वच्छ भारत। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उसके बाद है ये यहाँ पे दे दिए गए हैं आपके, इनका मिलान करना है तो सही वाला जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, विद्युत सेल ये होता है आपका, ठीक है। ऑन स्विच में ये स्विच ये होता है। विद्युत बल्ब ये होता है और बैटरी आपकी ये होती है, ठीक है। बैटरी तो आप पहचान नहीं सकते हो, एक प्लस एक माइनस यहाँ पे। उसके बाद धातुओं का वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीट कर पतली परत बनाए जाते हैं, पत्थर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, जो मेलिबिलिटी यानी कि कूटनीयता, उनको कितना कूटा जाता है, कितना पतला किया जाता है। धातुओं का वह गुण जिन्हें उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है अघातवर्धनीयता कहलाती है, यानी कि मेलेबिलिटी। धातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? सोना है एयू जिसको बोलते हैं, चांदी एजी जिसको बोलते हैं, लोहा एफई, तांबा सीयू, ठीक है। उसके बाद हरियाणा जीके के अब क्वेश्चन आए हैं तो इनको अच्छे से कर लेना दोस्तों, ये आपके काफी काम आने वाले हैं। हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, तब कितने जिले थे? 7 जिले थे दोस्तों, ठीक है। 2017 में जिलों के पुनर्गठन के बाद 14 नए जिले और जोड़े गए। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, ठीक है। ये 2017 में है यहीं पे। और अभी जो फिलहाल 4 या 5 नए जिले और बनने की बात चल रही है, तो वो कौन कौन से हैं? गोहाना है, असंध है, डबवाली है, मानेसर है, ठीक है। एक जिला और है, कौन सा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं? हांसी, ठीक है, एक हांसी है। तो ये जिले अभी बनने की संभावना है। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनएसजी की अगर बात करते हैं, एनएसजी का एक परिचालनात्मक मुख्यालय मानेसर में है। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों। एनएसजी की शुरुआत 1986 में संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा की गई और ये गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मानेसर के अंदर है। उसके बाद वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरज कुंड मेले का आयोजन होता है? तो ये फरवरी में लगता है दोस्तों, ठीक है, फरवरी में। और अब की बार जो सूरज कुंड मेला था वो कौन सा था? 37वें नंबर का था। जिसका उद्घाटन किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने किया था, ठीक है, राष्ट्रपति ने। और इस बार जो थीम कंट्री थी वो आपकी थी तंजानिया दोस्तों, ठीक है। जो 37वां है मैं उसकी बता रहा हूँ। और जो स्टेट था वो आपका गुजरात था, ठीक है, ये याद रखना है आपने। थीम स्टेट गुजरात, थीम कंट्री तंजानिया। उसके बाद है महाभारत काल में हरियाणा के किस पद का उपयोग किया गया? महाभारत काल में किया गया बहुधान्य, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता था। उसके बाद है पिंजौर की
प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष दो महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार पिंजौर विरासत महोत्सव, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका दोस्तों मैंगो महोत्सव, आम फेस्टिवल वहां पे बनाया जाता है आपका। ठीक है, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष दो महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा आम महोत्सव। हरियाणा पर्यटन हर साल दिसंबर के महीने में यादवेंद्र गार्डन पिंजौर हरियाणा में पिंजौर विरासत महोत्सव मनाता है और आयोजित करता है। यह आयोजन पिंजौर और इसके प्रसिद्ध मुगल गार्डन की अनूठी विरासत को स्मरण करने के लिए आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और वन्य जीव मंत्री है? वन मंत्री, तो अभी तो आपका कैबिनेट बदल चुका है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है। ये पहले का क्वेश्चन था, उस समय तो कौन थे? श्री कंवरपाल गुर्जर। और अभी जो है वन मंत्री हो गए आपके राव नरबीर। ठीक है, राव नरबीर, याद रखना है कौन हो गए हैं, राव नरबीर। उसके बाद मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भूजोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? ये किया जाता है 4 को। ठीक है, यहाँ पे बात करें हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना 2023 को खेती के क्षेत्र में आधुनिक तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को नगद राशि देकर सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत प्रगतिशील किसानों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहला पुरस्कार 1 किसान, दूसरा 2 किसान और तीसरा 5 किसानों को मिलता है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी 4 सांत्वना पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राजकीय वृक्ष है? तो कौन सा है दोस्तों? पवित्र अंजीर। ठीक है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल यानी कि पवित्र अंजीर इसको हम बोलते हैं दोस्तों। कंफ्यूज मत हो जाना ये देख के कि राजकीय वृक्ष के क्या पूछ लिया। तो पवित्र अंजीर किसको बोलते हैं? पीपल को ही बोलते हैं। पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष भी है साथ में। पीपल जो है हिंदू धर्म में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है और इसका वनस्पतिक नाम है फिकल रेलिजियोसा। ये भी याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपका पीपल है उसका रासायनिक जो नाम है, वनस्पतिक जो नाम है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा फिक्स रेलिजियोसा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो सोनीपत तो बिल्कुल सही है, रोहतक नहीं है दोस्तों, तो केवल बी हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में 4 पुलिस आयुक्तालय हैं, कौन कौन से हैं? एक तो फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में है, पंचकुला में है, सोनीपत में। अब कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। एक और कौन सा बढ़ गया? झज्जर दोस्तों, झज्जर में भी। उसके बाद है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? ये किया गया 6.2% दोस्तों, 2022-23। अभी आपने जो पढ़ना है वो 2024-25 के लिए जो बजट बनाया गया है वो आपने पढ़ना है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, ठीक है। उसके बाद है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, ये भी क्या आपका ठीक है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बात करें, दिल्ली उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी किनारों पर हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा है। दिल्ली के सीमा में लगे हरियाणा के जिले कौन कौन से हैं? फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, सोनीपत है, झज्जर है। और दिल्ली की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले हैं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिसको हम बोलते हैं। नोएडा का ही दूसरा नाम गौतम बुद्ध नगर है। निमराना किस राज्य के अंतर्गत है? निमराना आता आपका राजस्थान में दोस्तों। निमराना राजस्थान प्रदेश के अलवर जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। यह दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। ऐतिहासिक निमराना किले का निर्माण 1464 में किया गया था। उसके बाद हरियाणा राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी? राज्यसभा की आपकी 5, लोकसभा की कितनी है? 10। ठीक है, और जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 2.53 करोड़। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाडा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में, जी नहीं, पंचकुला के अंदर है। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर, यह बिल्कुल सही है, तो केवल बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन। नाडा साहिब भारतीय राज्य हरियाणा के पंचकुला में एक सिख गुरुद्वारा है। पंचकुला के शिवालिक पहाड़ियों में घग्गर आंकड़ा नदी के तट पर स्थित है। यह वह संस्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने 1688 में बंगानी की लड़ाई के बाद
पांवटा साहिब से आनंदपुर साहिब की यात्रा के दौरान रुके थे। कहाँ पे? नड्डा साहिब, जो कि पंचकुला में है दोस्तों। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? ये हो जाएगा आपका गुरुग्राम के अंदर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, INDU इसको बोलते हैं, रक्षा और सामरिक सुरक्षा चुनौतियों का समग्र अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय रक्षा अध्ययन, रक्षा प्रबंधन और रक्षा विज्ञान व तकनीक जैसे पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर, मास्टर इन फिलोसफी और डॉक्टरेट की सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद है इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना, हरियाणा के किस जिले में? इंदिरा गांधी वाली आपकी झज्जर के अंदर दोस्तों, ठीक है, झज्जर में बनाया गया है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट नाम से एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण झज्जर हरियाणा के पास किया गया है। इसका निर्माण अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, APCPAL, ठीक है, याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? गरिमा चौधरी आपकी जूडो से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। 2012 लंदन ओलंपिक में महिला 63 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और दक्षिण एशियाई खेल 2019 में महिलाओं के 70 किलोग्राम भाग में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है। तो गरिमा चौधरी, ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है ये कहाँ से संबंधित है, कौन से जिले से है। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? तो रणजी ट्रॉफी में कौन नहीं खेला था? यहाँ पे बात करें तो मनिंदर सिंह नहीं खेले थे। इनको छोड़ करके कपिल देव, राजेंद्र गोयल, सरकार तलवार, ये सभी रणजी ट्रॉफी में शामिल थे दोस्तों। नारनौल किस जिले में स्थित है? नारनौल आता है आपका महेंद्रगढ़ जिले में दोस्तों, ठीक है। और इस शहर की जो स्थापना वो तोमर वंश के अनंगपाल तोमर के संबंधी राजा नूनकर्ण ने की थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, नूनकर्ण। यह शहर महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय भी है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो ये आपकी रतवाई। रतवाई नृत्य हरियाणा राज्य के मेवाती क्षेत्र में ही होता है। यह नृत्य मेवाती जनजातियों द्वारा वर्षा ऋतु में स्त्री द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। यह नृत्य गुड़गांव क्षेत्र के नूह और फिरोजपुर जिरका में भी लोकप्रिय है। उसके बाद है महाकाव्य महाभारत, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इसमें बात करें, महाभारत भारत का एक काव्य ग्रंथ है जो कि स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। यह भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने किया था। और संपूर्ण महाभारत में कितने इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 11 लाख श्लोक है, ठीक है। और आपने कमेंट करके बताना है जो महाभारत है इसका दूसरा नाम क्या है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कमेंट करके जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? देखिए, सिरसा में होती है, रेवाड़ी में होती है, अंबाला में नहीं होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यही बात इसमें लिख रखी है। उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद, GSDP जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रोस स्टेटमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है, पंजाब का GSDP हरियाणा की GSDP से अधिक है। जी बिल्कुल। तो केवल एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। पहला ऑप्शन क्या था? हरियाणा का जो GSDP है बिहार के GSDP से अधिक है, ये सही है, ये गलत बात, ठीक है। उसके बाद ओट्टू बैराज जो है, ओट्टू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? ये आपका घग्गड़ाकड़ा नदी पर, ठीक है, घग्गड़ाकड़ा नदी पर है। धनूर झील से पानी का एक बड़ा जलाशय बनाता है। यह हरियाणा के सिरसा के ओट्टू के पास स्थित है, सिरसा में है ये दोस्तों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बुजली पहना जाता है कान के अंदर दोस्तों, ठीक है। कान पर धारण किया जाने वाला आभूषण है। यह सोने या चांदी से निर्मित कान का गहना होता है। आमतौर पर बुजुर्ग महिलाओं द्वारा कान में पहनाया जाता है। वे कान के आभूषण देड़े, कर्णफूल, बाली, झुमकी, ये सारे के सारे किसके आभूषण है? कान के। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मन लगा के। और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, और भी अच्छे से करेंगे क्योंकि लगातार वीडियो आपके लिए डालेंगे। अगर आप
ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहे, शेयर करते रहे, तो जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।